रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 17 तारीख है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की सुबह है। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, इंपॉर्टेंट खबर जो आपके सामने रखनी है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आज से पाकिस्तान के चीफ काजी जो हैं वो बन रहे हैं। आज वो हल्फ ले लेंगे और हल्फ बर्दारी के साथ ही वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। एक साल पे, तकरीबन एक साल के ऊपर उनका दौरानिया होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और इस एक साल के दौरानिए में वो क्या करेंगे, क्या हो सकता है, इस वक्त उनके आने के ऊपर जो बहुत सारे हलके हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो या नून लीग हो या पीडीएम की जमातें हों, वो अपना अपना अहवाल कह रही हैं और सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और पाकिस्तान की आवाम को काजी साहब से डराने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहती हैं उनके साथ हमारी डील हो चुकी है, वो हमारे साथ वादा कर चुके हैं, हमारे तरीके से काम करेंगे, ये हवा देते हैं वो मार्केट में। नून लीग कहती है वो बंदे ही हमारे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है वो हमारे बंदे हैं और पूरी पीडीएम बगलें बजा रही है कि काजी साहब के आने के बाद तो जैसे ईद हो जानी है। तो मैं आपके सामने एक बेलाग तबसरा रखूँगा, हकाइक रखूँगा, तमाम गुजारिशात रखूँगा कि काजी साहब का एक साल का जो टेन्योर होगा वो कैसा हो सकता है। कोशिश करूँगा इम्पार्शल होकर उसके ऊपर एक तज्ज़िया आपके सामने रखूँ, फिर वक्त डिसाइड करेगा और काजी साहब डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा कोर्स लेते हैं और फिर तारीख उनको कैसे याद करती है। जैसे आज माजरत के साथ बंदयाल साहब को एक बुज़दिल जज के तौर पर याद किया जा रहा है। वो जाते हुए रो पड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जज्बाती हो गए, उनका होना बनता है, शायद उनको रहती दुनिया तक अब रोना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने मिसमैनेज किया अपनी जो चीफ जस्टिस का टेन्योर था। इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में पहले वो एक खिलौना बने, खेले, बहुत बाद में उनको याद आया कि उनकी पगड़ी खुल चुकी है, उनकी इज्जत जो है वो तार तार हो चुकी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर। ना सिर्फ उनकी बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत उन्होंने तार तार करवा दी है। मैं सिर्फ आज नहीं बोल रहा, बहुत मुद्दत से उनके बारे में ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने बुज़दिली की आला तरीन मिसाल कायम की और जाते जाते अब वो आबदीदा हो रहे हैं। जब पूरी कौम बिलक रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टू लिटल टू लेट। बहरहाल वो जा चुके हैं, बाद में दोबारा उनके ऊपर कभी तज्जिया करेंगे। आज हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में आपके सामने रखते हैं। अगर सबसे पहले हम ये देखें, इसके बाद भी एक दो खबरें हैं जो आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले इस खबर को ज़रा तफसील के साथ कवर कर लें। देखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का तकरीबन एक साल का टेन्योर है कमोबेश, जिसके लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके अंदर 2-3 महीने की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की आपको पता है, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, फिर दूसरी तातीलात मिला ली जाएं तो आपके सामने उनको कोई 7-8 महीने ही अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। इफेक्टिवली मैं बात कर रहा हूं। तो इस सारे वक्त के अंदर वो क्या करेंगे, एक तो मैंने आपको कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो हमारी उनके साथ डील हो चुकी है, वो हमारे बंदे हैं, वो आएंगे तो बस फिर सब सेट हो जाएगा। दूसरी तरफ नून लीग कहती हैं वो हैं ही हमारे, और अब देखिएगा तहरीक इंसाफ का हशर क्या होता है, इमरान खान का हशर क्या होता है, और तीसरी तरफ पीडीएम में पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें ये कहती हैं। लेकिन अब हम एक एक करके डाइसेक्शन करने की कोशिश करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करेंगे क्या। सबसे पहले आपके सामने ये रखता हूं कि जब काजी साहब के ऊपर केस बना, यकीनन तहरीक इंसाफ के ज़माने में बना था, ज़ाहिर बात है जनरल फैज़ और उस वक्त की फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट ने वो केस बनवाया था। उसके ऊपर मैं इस वक्त नहीं जाता, उनके क्या जो थे उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे। बहरहाल वो केस हमारी हुकूमत को उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, बदकिस्मती से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल उसके मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर नहीं जाता। मैं सिर्फ इस टाइम आपको बताता हूँ कि जब काजी साहब को उस वक्त वो एक मरहला दरपेश था या चैलेंज दरपेश था, तो उस वक्त उनके साथ कौन था? उनके साथ पीडीएम की जमातें थी, सारी बात है, और उनके साथ मुनीर मलिक थे, उनके साथ बाबर सत्तार थे जो आज जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उनके वकील थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान बार थी, सुप्रीम कोर्ट बार थी, जारी बात है, ये तमाम लोगों ने उनका साथ दिया था। अब ज़रा इस टाइम चीफ जस्टिस साहब ने जैसे ही आना है तो आते ही एज अ चीफ जस्टिस उनके सामने कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं। उनके सामने जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनमें एक तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का केस है,
दूसरा उनके सामने जो है वो सीक्रेट्स एक्ट का केस है। तीसरा उसके अंदर आर्मी से रिलेटेड जो एक एक्ट आया हुआ है वो है, जो सीक्रेट्स एक्ट भी है, और दूसरा एक एक्ट है वो भी है। चौथा उनके सामने जो केसेस आएंगे वो इसी नवीयत के बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है और जिसके अंदर जमहूरियत का भी इंटरेस्ट है, बार्स का भी इंटरेस्ट है। ये तमाम केसेस उनके सामने आने हैं। अब इन केसेस के ऊपर ये तमाम लोग जो काजी साहब के साथ बुरे वक्त में खड़े थे, हमें उन सब का स्टांस चेक करना चाहिए। उनमें मुनीर मलिक ये कहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। वो कहते हैं कि ये आर्मी रूल और सीक्रेट्स एक्ट जो है ये पास नहीं हुआ, इसे वापस जाना चाहिए। वो नैब तरामीम के ऊपर कहते हैं कि बिल्कुल ये गलत पास हुई थी, इनको पास नहीं होना चाहिए था। जस्टिस बाबर सत्तार भी 90 डेज़ के ऊपर तकरीबन आपको क्लियर नज़र आते हैं। पाकिस्तान बार भी आपको क्लियर नज़र आती है, सुप्रीम कोर्ट बार भी आपको क्लियर नज़र आती है। अब अगर पीडीएम पे नज़र दौड़ाएं तो सवाए नून लीग के बाकी तमाम पीडीएम भी आपको वाज़े तौर पर क्लियर नज़र आती है। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ खड़ी थी, आज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन के ख़िलाफ़ खड़ी है। तो आपको यहाँ से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर तो काजी साहब जो हैं वो जो उनके पुराने मेहरबान हैं, जो लोग उनके साथ खड़े, उनसे कोई मशवरा लेंगे या उनकी राय का कोई एहतराम करेंगे या उसका किसी तरीके से कोई भी रेफरेंस उनके दिमाग में होगा, तो फिर इन केसेस के ऊपर उनकी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर होगी कि ये तमाम लोग पब्लिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। उसके बाद दूसरा जो चैलेंज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को होगा वो इस्टेब्लिशमेंट का होगा। पिछले चीफ जस्टिस साहबान के सामने जो इस्टेब्लिशमेंट होती थी उनके चंद रेड लाइन्स होती थी जिनको वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर बातचीत ज़्यादा हो। मिसिंग पर्सनस हो गए, इसी तरीके से कोई ऐसी जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई उनके जो फाइनेंशियल जहाँ पर भी मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, उनके अपने रैंक एंड फाइल के अंदर तकर्रियाँ, ओहदे, कोर्ट मार्शल्स, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई। मैं सिविलियन के कोर्ट मार्शल की बात नहीं कर रहा, मैं जो उनके अंदर के सारे मामला है उसकी बात करेंगे। इनको वो अमूमी तौर पर रेड लाइन्स कहते थे। अब काजी फाइज ईसा 2 से 3 रेड लाइन्स होती थी। अब काजी फाइज ईसा साहब को क्या चैलेंज है, अब आप ज़रा गौर करते जाइए। इमरान खान रेड लाइन है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराने रेड लाइन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो पकड़े हुए हैं उनको नहीं छोड़ना परवेज़ अलाई रेड लाइन है। इसी तरीके से जितने भी इस टाइम ख़वातीन पकड़ी हुई हैं वो रेड लाइन है। 9 मई के वाक़यात के अंदर जितने भी लोग पकड़े हैं उनकी ज़मानतें नहीं होनी, ये रेड लाइन है। उसके बाद अगर आप देखें तो 9 मई में बहुत सारे सिविलियंस का कोर्ट मार्शल होना, इसके ऊपर बात नहीं होगी, ये रेड लाइन है। मीडिया के ऊपर इमरान खान का जिक्र नहीं होना, तस्वीर नहीं चलनी, ये रेड लाइन है। इमरान रियाज को गायब किया हुआ है और भी मीडिया को चुप करवाया हुआ है, इमरान रियाज को बाहर लाने की अगर बहुत ज़्यादा कोई शोर मचाएगा, ये रेड लाइन है। इसी तरीके से मीडिया के ऊपर अगर खुले आम किसी किस्म की कोई तनकीद किसी के ऊपर को करने की कोशिश करेगा, ये रेड लाइन है। किसी को किसी भी वक्त उसके घर में घुस के, वो शीरी मज़ारी हो, उनकी बेटी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, किसी को भी किसी भी वक्त अंदर घुसकर उठाया जा सकता है, ये उनकी रेड लाइन है। तो रेड लाइंस बहुत सारी हो गई हैं, कुछ मैंने गिनवाई हैं और भी बहुत सारी रेड लाइंस हैं इस टाइम जो चल रही हैं। तो इतनी सारी रेड लाइंस हैं और उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप देख लें, शाहीन सुबाई हों या साबिर शाकर हों या मोहित पीरज़ादा हों, इन सब के ऊपर जो केसेस बनाए हुए हैं उनके ऊपर किसी किस्म का अगर इंसाफ दिया तो ये रेड लाइन है। तो इतनी सारी रेड लाइंस जो हैं वो काजी साहब के सामने हैं। पिछले चीफ जस्टिस के सामने 2-3 रेड लाइंस होती थी, इस दफ़ा तो कोई 2 दर्जन भर के करीब रेड लाइंस हैं। तो काजी साहब कितनी रेड लाइंस के पीछे रहेंगे, ये मैं आखिर पे आपको बताऊंगा कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन बहरहाल पहले मैंने आपको बताया कि ये भी एक उनके सामने चैलेंज है। फिर उनके सामने जो अगला चैलेंज है वो बंदयाल साहब जिसमें फेल हुए, यहाँ पर मुझे काजी साहब उसमें सक्सेसफुल होते नजर आते हैं। बंदयाल साहब ने किसी भी केस के अंदर आपने देखा कि ऐसे जजेस को बहुत कम शामिल किया जो समझे जाते थे कि जो उनके साथ लाइक माइंडेड नहीं है। मसलन एक ही केस के अंदर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो अतर मिन्ला साहब को उस बेंच के अंदर बिठाया गया और मेरे सुनने में ये आया है कि अतर मिन्ला साहब ने असल में जो बंदयाल साहब थे उनके चैम्बर में जाके कहा था कि इस केस को सुनिए, क्योंकि हाई कोर्ट से जिस तरीके से इमरान खान को पकड़ा गया है ये दुरुस्त नहीं है। और हम तमाम लोगों को पता है कि अतर मिन्ला साहब की जो इंसानी हकूक़ के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, मिसिंग पर्सनस के ऊपर जो उनका
उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोई ढका छुपा नहीं है। तो बहरहाल बंदयाल साहब जिस चीज़ में फेल हुए कि उन्होंने बहुत सारे बेंचेस के अंदर जजेस को मौका ही नहीं दिया कि वो बैठें और फैसला करें, वो डरते ही रहे और उन्होंने बेंच ऐसे नहीं बनाए। एक बेंच में जब उन्होंने अतर मिनल्ला को मौका दिया, वो बैठे, उसमें फैसला दिया, इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, तो आपने देखा वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ क्योंकि उसमें अतर मिनल्ला भी बैठे हुए थे, सारी आवाज़ें उसके अंदर मौजूद थीं। मुझे नहीं लगता कि जो काजी फाइज ईसा हैं वो गलती करेंगे जो बंदयाल साहब से हुई, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि जजेस में इत्तफाक हो और ज़्यादा से ज़्यादा जजेस उनके साथ शामिल हों। इसमें काजी फाइज ईसा साहब को एक और भी एडवांटेज है, उनके साथ जस्टिस याया अफरीदी हैं और उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। ये दोनों जजेस जो हैं ये इंसानी हकूक़ के ऊपर बहुत क्लियर हैं, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत क्लियर हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के आइनी किरदार के ऊपर बहुत क्लियर हैं। ये दोनों जजेस जो हैं ये मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर और तगड़े और स्ट्रॉन्ग फैसले करना चाहेंगे और ये कोई भी इंसानी हकूक़ के ऊपर शायद ऐसा फैसला ना करें या ना पसंद करें अगर वो हो रहा हो, तो इस वजह से काजी साहब को सपोर्ट भी मिलेगी और अगर वो उसके अपोजिट जाएंगे तो ऑफकोर्स उनके लिए एक चैलेंज भी होगा लाइक माइंडेड जजेस की तरफ से भी कि वो ऐसे फैसले करें जो तमाम पूरी सुप्रीम कोर्ट चाहती है। तो जस्टिस याया अफरीदी का और जस्टिस अतर मिनल्ला का बहुत ही कलीदी किरदार होगा इस सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के अंदर अगले 1 साल के लिए काम करेगी। जस्टिस याया अफरीदी को जो जानता है और जो जस्टिस अतर मिनल्ला को जानता है, वो दोनों जस्टिस साहबान जो हैं वो कुछ चीज़ों में बहुत क्लियर हैं और चांद और सूरज किसी भी तरफ से निकलें, मेरा नहीं ख्याल वो उन चीज़ों के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे। फिर काजी साहब के लिए एक और भी चैलेंज है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की तो मैंने बात कर ली, नून लीग भी कहती है कि काजी साहब उनके अपने बंदे हैं, जब उनमें बुरा वक्त था तो हमने उन्हें सपोर्ट किया था, तो वो हमें तो बिल्कुल रिलीफ देंगे। और बड़ा वाज़ेह तौर पर नून लीग ये कह रही है कि नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब काजी साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब के लिए एक आसान काम नहीं होगा। एक कन्विक्टेड जो प्रिजनर है, एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सज़ा हुई है, उस बंदे को जो है वो छोड़ देना, उसको फ्री कर देना, ये उनके लिए आसान काम नहीं होगा। लेकिन बहरहाल नून लीग की तवक्को है कि काजी साहब उनके लिए ये काम कर देंगे। अब अगर हम 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि काजी साहब ये नवाज शरीफ के लिए कर लेंगे, तो फिर सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि काजी साहब शायद इमरान खान के साथ, तो क्योंकि उनके ज़माने में उन पर रेफरेंस बना था, इमरान खान साहब को तो वो बहुत रगड़ा लगाएंगे, ये परसेप्शन हो सकती है। लेकिन अगर इस परसेप्शन के ऊपर काजी साहब चले कि उन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया और इमरान खान साहब को रगड़ा लगाया या उनके साथ ज़्यादती की, तो फिर ज़ाहिर बात तारीख़ उनको भी माफ़ नहीं करेगी और उनका नाम तारीख़ में वैसे नहीं लिखा जाएगा जैसे वो लिखवाना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में वो शायद ये वाला रास्ता ना लें, ना ही वो नून लीग को इतना रिलीफ दें जितना वो समझ रहे हैं, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को इतना रगड़ा लगे जितना लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब कोई दरमियानी रास्ता इसमें अपनाएंगे। अगर उन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया तो फिर शायद इमरान खान को भी देंगे ताकि बैलेंस आउट हो। ये मेरा तज्जिया है, मेरे पास कोई खबर नहीं है, और अमूमी तौर पर मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना टिल्ट करेंगे कि कोई ये कहे कि वो वाज़े तौर पर किसी एक पार्टी को ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो किसी को भी रिलीफ ना दें। बहरहाल उसके बाद दूसरी बात, मैंने जैसे आपको कहा कि क्योंकि इतनी सारी रेड लाइन्स हैं इस्टेब्लिशमेंट की, मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया कि पहले जो चीफ जस्टिस होते थे उनके ऊपर 1, 2, 3 रेड लाइन्स होती थी, अब तो 2 दर्जन से ज़्यादा रेड लाइन्स हैं। तो चीफ जस्टिस के पास वो कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है ऑपरेट करने की। तो इसलिए इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब का टाकरा बहुत जल्दी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाना है, बहुत जल्दी काजी साहब का जो टाकरा है वो इस्टेब्लिशमेंट से हो जाना है, खड़ाक हो जाना है। और एक और वजह भी है कि जो एक्सटेंशन मिली है अभी DGI साहब को, वो टिल फर्दर ऑर्डर्स मिली है। आज़ारी बात है, जियो न्यूज़ ने उसे अपने तरीके से, जंग ग्रुप ने उसे शाया किया है, लेकिन उसकी जो असल बात है वो ये है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स है। टिल फर्दर ऑर्डर्स का मतलब 2 तरह से होता है। पॉजिटिव लेना है तो आप ये कह सकते हैं गैर महदूद मुद्दत तक मिली है, लेकिन अगर आपने उसे नेगेटिवली देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि जितनी देर तक ज़रूरत है या जब दिल करेगा तब उन्हें हटा के नया बंदा ले आया जाएगा। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल की एक्सटेंशन होती तो हतमी तौर पर बैठे बंदे को पता होता कि मैं कम अज़ कम इतनी देर तो हूँ, तो मैं दबा के मेहनत करूँ और मैं परफॉर्म करूँ। तो अब वो एक्सटेंशन तो है नहीं। तो जब टिल फर्दर ऑर्डर्स होगी तो मेरा नहीं ख्याल के, मेरा तज्जिया है कि शायद कोई
उतनी जान ना मारे, शायद कोई उतना ज़्यादा एक्टिवली परसू ना करे अपने ऑब्जेक्टिव्स को या सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन और उसके साथ काजी साहब के चैलेंजेस और फिर मल्टीपल रेड लाइंस और फिर काजी साहब के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होने वाले जितने लोग हैं, उनका जो लीगल इस टाइम एक्सप्रेशन है, जो उनकी लीगल सोच है, जो लीगली उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भले सीक्रेट्स एक्ट हो, वो भले आर्मी एक्ट हो, वो भले आपका नैब तरामीम का कानून हो, भले 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात हो, उसमें वो तमाम लोग जो काजी साहब के साथ खड़े थे वो बड़े वाजे तौर पर एक तरफ खड़े हैं और वो समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आर्मी एक्ट और सीक्रेट्स एक्ट जो है वो नहीं बना हुआ, उसके ऊपर साइन नहीं हुए, और इसी तरीके से नैब तरामीम के ऊपर भी उनका वाजे पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का मौजूद होना, ये तमाम चीज़ें मुझे कम अज़ कम ये तज्जिया करने पर मजबूर कर रही हैं कि काजी साहब का बहुत जल्दी जो है वो ताकतवर हलकों के साथ और ऐसे लोग जो उन्हें समझते हैं कि अब तो अपना ही जा गया, सब कुछ खुद ही करेंगे, तो उनके लिए एक धचका होगा। शायद पहले चंद हफ्ते ना हो, 1 महीना ना हो, 2 महीने ना हो, इवेंचुअली उनको धचका लगेगा। फिर यह भी आपको याद करना होगा कि फैज़ाबाद धरने के केस में उन्होंने क्या फैसला दिया था काजी साहब ने, और उसके बाद आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि वकार सेठ जो थे, जस्टिस वकार सेठ, उनके बारे में उनके क्या ख्यालात थे, और फिर साबका प्रेसिडेंट और साबका आर्मी चीफ मरहूम जनरल मुशर्रफ साहब के केसेस के ऊपर उनका क्या व्यू पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके साथ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि काजी साहब को दोबारा कभी कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड किसी केस के बेंच में शामिल नहीं किया गया। आखिरी बात मैं ये कह दूं कि काजी साहब जो हैं वो प्रेडिक्टेबल हद तक अनप्रेडिक्टेबल हैं। जी हाँ, बला की हद तक वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल हद तक वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक ही चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती है काजी साहब के बारे में कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो लोग ये समझते हैं, तासर देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका तासर उतना हतमी तौर पर पूरा होगा। मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के इस टाइम अदालती सिस्टम के अंदर एक जुम्बश आएगी, और जिनको लगता है कि उन्होंने तमाम बादबान बांध लिए हैं और अब कश्ती उस तरफ को जाएगी जिस तरफ को उनका दिल करेगा, उल्टी गंगा बहेगी, शायद उल्टी गंगा ना बह सके। आज दूसरी खबर जो आपके सामने मैंने करनी है वो खबर है राजा रियाज साहब की। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उर्दू के अंदर इस खबर का मज़ा नहीं आएगा, तो ये खबर मैंने पंजाबी में की है। मेरे पंजाबी वीलॉग को देखिएगा, क्योंकि इस खबर के शान शान वही वीलॉग हो सकता था, राजा साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी। पैंटें दोनों ने एक ही तरह की पहनी हुई थी, एक ही जगह से खरीदी थी, एक ही रंग था, यूनिफॉर्म ही लग रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का तज्जिया देने के बाद कि राजा रियाज साहब का तज्जिया यहाँ दिया जाए। तो इसके लिए मैंने पंजाबी वीलॉग किया है, उसको देखिए, उसमें तफसील के साथ इसके ऊपर बातचीत की गई है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।